भारत को वैसे अभी आप दुनिया के फोरम पर, दुनिया के मंच पर कहाँ देख रहे हैं? अमेरिका से आपका तनातनी है ही। रूस के साथ संबंध आपके बेहतर हैं, लेकिन रूस उस हालत में नहीं है कि आपको बहुत अधिक हद तक मदद कर पाए। भारत आज की तारीख में कहाँ दिखता है आपको? हम भाईचारा की बात, ये हमारी सामरिक भाईचारा है और सामरिक भाईचारा यही होती है कि यदि रूस का ऑयल टैंकर अमेरिका ध्वस्त करेगा तो रातों रात भारत भी जवाब देगा। और डोनाल्ड ट्रंप के अगले 3 साल तक प्रेसिडेंट रहते रहते दुनिया किन किन तरह के खतरों में आ सकती है और उसका नतीजा क्या हो सकता है, जो आशंकाएं हो सकती हैं, आप कैसे देख रहे हैं? तीनों मुल्क के जो बड़े राष्ट्र मोदी जी और शी जिनपिंग पुतिन साहब मिलते हैं तो ये हाथ मिलाना, ये दुनिया को एक नई दिशा की बात करता है। वो ट्रंप के जैसे व्याकुलता भारत में नहीं होती है। इसलिए सरकार अमेरिका के उन तरह की शर्तों पर अपने आप को राजी नहीं कर रही है और सीधे सीधे ना कर रही है। एक टकराव चल रहा है, उस टकराव से हिंदुस्तान के कारोबार को नुकसान है। हमने अमेरिका की सारी चिंताओं को, सारे दबाव को किनारे रखा, 50% का टैरिफ को झेला और आज भी कहा कि रेड लाइन से, डेड लाइन से भारत का ट्रेड डील नहीं हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रूम में मेहमानों को बुलाने का सिलसिला लगातार चल रहा है और कारण ये है कि 14 जनवरी 2026 को जब आप न्यूज़ इंडिया को नए कलेवर में देखें, नए रंग में देखें, बहुत संभव है कि इस चैनल को पसंद करने की कई वाजिब वजहें आपको मिलेंगी और धीरे धीरे आपका रिश्ता चैनल के साथ मजबूत होता चला जाएगा और यह अपना सा लगेगा, क्योंकि जिन मुद्दों को हम उठाने जा रहे हैं वो सारे मुद्दे आपके बहुत करीब हैं, निजी हैं, आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसलिए जिस तरह से कंटेंट पिक किया जाता है चैनल में, जो रनडाउन तैयार होता है, चैनल का जो नेचर कैरेक्टर तैयार किया जाता है, उसके बारे में एक राय बनती है जो बाद में ब्रांड में कन्वर्ट करती है, यह सब कुछ थोड़ा अलहदा है और आपके बहुत नज़दीक है। और इस सिलसिले में, यानी कि मेहमानों को बुलाने की जो सीरीज चल रही है, हम आज डॉक्टर संदीप त्रिपाठी को बुलाए हुए हैं। आप इंटरनेशनल अफेयर्स के जाने माने विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं और आप भी तमाम चैनलों पर आपको देखते होंगे। देश में जितने मसाइल हैं, दुनिया में उससे कहीं कम नहीं हैं और दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका असर हमारे आपके ऊपर पड़ता है। दुनिया इतनी छोटी है या हो गई है, तो ये जो ग्लोबल विलेज है, इस ग्लोबल वर्ल्ड के दौरान जो भी कह लें कस्बा हो गया है, पूरा जो संसार है वो छोटा सा इलाका है। कहने के लिए 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, बहुत बड़ी धरती है, लेकिन सूचना के ज़रिए जो सप्लाई चेन हमारा है, टेक्नोलॉजी हमारी है, इन सबों ने इस तरीके से एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है कि कहीं भी कुछ भी होगा आप पर असर होगा। और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, गिनाते गिनाते वो दर्जन मामले आ जाएंगे। अमेरिका वेनेजुएला का है, अमेरिका अब ग्रीनलैंड के लिए तैयार हो रहा है, अमेरिका क्यूबा को धमकी दे रहा है, अमेरिका ईरान को चेतावनी दे रहा है, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अभी उसकी बरसी मुझे लगता है कि 22 से लेकर 26 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। ताइवान को चीन चारों तरफ से घेर रहा है, वह भी कब कब्जा कर ले, इसके लिए दुनिया भी लगातार धुकधुकी अपनी बनाए रखती है, उसकी बढ़ी रहती है। कंबोडिया और थाईलैंड का एक अपना चलता है, अज़रबैजान आर्मेनिया का जब देखे तब शुरू हो जाता है। इतनी जंगें या इतनी टकराहटें, इतने टकराव शायद पिछले कई दशकों में नहीं रहे जितने पिछले एक दशक के भीतर हैं या पिछले 5-7 वर्षों से हैं। यानी कि संकट, चुनौतियां ज़्यादा हैं और उनका असर हिंदुस्तान के ऊपर कितना पड़ेगा यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए यह मुद्दा बड़ा गंभीर है और आम आदमी के तौर पर हमें आपको जानना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा आपका कितना जा रहा है, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर कितना बोझ बढ़ रहा है, हम पर कितनी गिर रही है। इसलिए संदीप जी को मैंने कहा कि आज आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू। पहले आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं।
दूसरा ये है कि न्यूज़ रूम आपके हवाले करता हूँ। ये सिलसिला इसलिए है कि हमारे सारे कलीग्स को ये पता चले कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, एक न्यूज़ चैनल के नाते हमको उसको कैसे देखना चाहिए, उसके राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने का, सही कॉन्टेक्स्ट में उनको रखने का, डेटा के ज़रिए चीज़ों को समझने का जो रास्ता आप लोगों के पास होता है, हम लोग थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर के आते हैं। क्योंकि आप लगातार टीवी चैनलों पर बैठे रहते हैं, तो आपको भी अंदाज़ा है कि चैनलों को क्या करना चाहिए और कैसे कोई चैनल अगर लोगों के बीच में इस तरह के मुद्दों को लेकर के जाए तो उनकी पसंद में वो खरा उतर पाए। क्या करना चाहिए, यह भी मेरी टीम को आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने इस सीरीज़ में आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने के लिए और उस विषय पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, जिस विषय को लेकर के सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पर विमर्श लेकर के आगे बढ़ रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में आपके पोस्ट, तो जिस प्रकार से आप एक नए कलेवर के साथ इस विषय को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर के न्यूज़ इंडिया में जो आपका दर्शन है लेकर के डिस्कोर्स आगे ले जाने का प्लान है, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि 1.4 बिलियन आवाम का ये जो मुल्क है, इस देश को वो सूचना, वो तथ्य, वो पर्सपेक्टिव, वो डिस्कोर्स मिले जो आज इस फ्रेगमेंटेशन के दौर में, जहाँ पर हर क्षण मिसाइलें, फाइटर जेट्स और एक आक्रामक जो कह सकते हैं कि जो ग्लोबल लीडर्स के जो रवैये हैं, उस साए में यदि हम कुछ तथ्य को लेकर के, कुछ ऐसे बातों को लेकर के अपनी आवाम के पास जाएं ताकि हमारी आवाम ये समझे कि यूक्रेन पर दगनी वाली मिसाइल या नेटो के कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला पोजीशन रसा पर सिर्फ नहीं होगा, ग्रीनलैंड की बेचैनी का असर सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं होगा, उसका भारत पर क्या असर है, ईरान पर जो रिजीम चेंज का जो कौतूहल चारों तरफ दिख रही है, उसका भारत के अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या प्रभाव पड़ेगा। और इतना ही नहीं, वेनेजुएला पर जिस प्रकार से किडनैपिंग की गई है, वो रिजीम चेंज करना, फिर वहाँ के ऑयल पर अपना अधिकार दिखाना और खुद को कह देना कि मैं एक्टिंग वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, इन सब परिदृश्यों का भारत की आवाम पर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपका जो शो है, और आने वाले दिनों में जनता इस बात को समझ पाएगी कि दुनिया सिर्फ गोल नहीं है, दुनिया सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि दुनिया इंटरडिपेंडेंस है। हम इतने ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी हो गई है। और यदि भारत जैसे मुल्क की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो दो बहुत बड़े आयाम हैं जहां हम इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो सिक्योरिटी है, एक होता है हमारे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, दूसरा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम 80% आर्म्स को हम इंपोर्ट करते हैं, और यदि दुनिया में कहीं ऐसी कुतूहल होती तो हमें डर होता है कि जो हमारा सप्लायर है ऑलरेडी युद्ध में, वो पिछले 4 साल से युद्ध में शामिल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत को सप्लाई रिजिलियंस की प्रॉब्लम आ जाए, सप्लाई डिसरप्शन में प्रॉब्लम आ जाए, तो डिफेंस सिक्योरिटी भारत का बहुत अहम हिस्सा है, वो हम इस समय संकट में हैं। दूसरा, एनर्जी को लेकर के ये मुल्क दुनिया का 3rd ऐसा मुल्क होगा जो हम सबसे ज़्यादा एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, और प्रोड्यूसर भी, मतलब इंपोर्ट करते हैं और हम उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों आयामों पर, चाहे वह एनर्जी हो या डिफेंस हो, भारत की जो इंपोर्ट की जो निर्भरता है, जो हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी हमारे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आवाम पर असर पड़ता है, चाहे महंगाई को लेकर के हो या हमारी सुरक्षा को लेकर के हो। मुझे लगता है इतने क्रिटिकल विषय पर जब हमारी इकोनॉमी का आधार ही दूसरे देश पर होने वाले अटैक पर पड़ जाए, तब अंतर्राष्ट्रीय संबंध किताबों का विषय नहीं रह जाता है, तब वो आवाम से जुड़ जाता है। और इसीलिए जब रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो जब हम, चूँकि इस विषय पर बोलता रहा हूँ मैं, तो लोग पूछते थे कि इस युद्ध से भारत पे इसका असर क्या होगा। तो मेरा जवाब यही होता था कि जो सनफ्लावर और बीट का जो
जो इंपोर्ट हो रहा है भारत में यूक्रेन की तरफ से, स्पेशली सनफ्लावर को, वो रुक जाएगी। यदि यूक्रेन में डिसरप्शन होता है एग्रीकल्चर का, तो हमारे मार्केट में शॉर्टेज होगी और इसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने रशिया में देखा कि आज यदि चाइना से, पाकिस्तान से जब भी कोई तनाव होता है, तो सबसे पहले हमें अपने सप्लायर पर हम नज़र जाते कि वो तो कहीं व्यस्त नहीं है, क्योंकि वो हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई दे रहा है आर्म्स की। तो मुझे लगता है कि रशिया सिर्फ रशिया का विषय नहीं है, उसका यूक्रेन में कूदना, यूक्रेन से लड़ना, नाटो के 32 कंट्रियों से सामना करना, ये सिर्फ रशिया का चैलेंज नहीं, ये भारत का भी चैलेंज है। दूसरी बात, ईरान पर जो भी चल रहा है रिजीम चेंज का, खामनेई जाएंगे तो कौन आएगा? रजा पहलवी आएंगे, और वो रजा पहलवी क्या अमेरिका पपेट बनेंगे? और यदि अमेरिका ईरान पर पपेट बनाए गए तो क्या चाबहार पोर्ट ईरान कंटिन्यू करेगा? क्या हमारा INSTC पूरा रस्सी की तरफ जाएगा? ये सवाल ईरान का नहीं है, ये भारत जैसे मुल्क का सवाल है। भारत, इसीलिए मुझे लगता है इस तरीके के जब हमारी बातें होंगी, कुछ तथ्य सामने आएंगे, एक नया डिस्कोर्स खड़ा होगा और जनता को भी पता होगा कि जो दुनिया की कुतूहल है उसका असर इस उपमहाद्वीप में भी पड़ेगा। संदीप जी जो कह रहे हैं ये जब आप चर्चा करने लगते हैं तो आपके सामने दुनिया की तस्वीर दिखने लगती है। अब चाबहार पोर्ट ईरान का पोर्ट है और हिंदुस्तान ने उसको ले रखा है, वहाँ से हमारा सारा सामान सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप को जाता है। ठीक वैसे ही जैसे म्यांमार में आप जाते हैं सितबे, अब सितबे पोर्ट के पास हमने कोई सामान भेजा है तो म्यांमार से होकर के वो बाकी ईस्ट एशिया के देशों की तरफ या हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ तक भी आराम से जा सकता है। तो आप मिज़ोरम और उसके ऊपर आप सितबे एयरपोर्ट से अपना सामान भेज सकते हैं। यानी कि जो चिकन नेक है उसके रास्ते के साथ एक विकल्प हिंदुस्तान का सितबे एयरपोर्ट भी है। तो अब यह जो पोर्ट्स होते हैं दुनिया में एक अलग अलग लड़ाई चलती है। जैसे चाइना है, चाइना ने हर जगह, वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो या फिर पाकिस्तान हो, उसने अपने कुछ पोर्ट्स और कुछ आइलैंड्स लॉक कर लिए जहां उसकी आर्मी या नेवी रहती है। कहने के लिए उसके ट्रेड का रास्ता है या ट्रेड का एक सेंटर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप इस तरह से अपना विस्तार करते हैं तो दरअसल आप अपनी ताकत का विस्तार कर रहे होते हैं। व्यापार के साथ साथ ताकत भी चलती है और ताकत दुनिया के जिन हिस्सों में आप जा करके अपनी जगह बनाते हैं और अपना विस्तार करते हैं उससे वो बढ़ती चली जाती है। अमेरिका लगभग दुनिया के हर हिस्से में उसकी सेना के बेस हैं, उसका अपना एक कारोबार है। हिंदुस्तान के साथ एक टकराव आपने देखा, 50% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट रुका। और जब आप भारत के संबंध, व्यापारिक संबंध दुनिया के देशों के साथ देखते हैं तो अमेरिका के साथ हम ट्रेड प्रॉफिट में थे, डेफिसिट में नहीं थे। तो लगभग 86 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ट्रेड हमारा बैलेंस था। अब वो एक नुकसान हमको होता है। जो संदीप जी कह रहे हैं, मैं संदीप जी से मेरा अगला सवाल है, चूँकि बात को मैं आगे बढ़ा गया था। एक रूस जिससे हम उसके संकट के समय में तेल खरीदना शुरू कर गए थे, हमको फ़ायदा हुआ क्योंकि कम दाम पर, रियायती दाम पर तेल हिंदुस्तान को मिल रहा था। और हिंदुस्तान ने भी दुनिया के सामने कहा कि वो जो सप्लाई चेन है, दुनिया का ऑब्लिगेशन है कि उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और हमने उसी के आधार पर रूस से तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका का दबाव आया, रूस ने भी अपने प्रॉफिट कुछ कम किए, दाम थोड़ा बढ़ा है तो हमने वहाँ से अपने आप को थोड़ा विड्रॉ किया है। रूस, अमेरिका, भारत, इनके संबंध जो आपस में हैं और दुनिया में जो तनातनी भी दिख रही है, भारत को वैसे अभी आप दुनिया के फोरम पर, दुनिया के मंच पर कहाँ देख रहे हैं? अमेरिका से आपका तनातनी है ही, रूस के साथ संबंध आपके बेहतर हैं, लेकिन रूस उस हालत में नहीं है कि आपको बहुत हद तक मदद कर पाए। भारत आज की तारीख में कहाँ दिखता है आपको? बहुत अहम सवाल आपने किया है कि भारत आखिर दुनिया में कहाँ पर खड़ा है। मेरा मानना ये है कि जब दुनिया इस समय, हम सभी बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वार की, मैं बात करता हूँ वॉर जोन की, कि दुनिया का ऐसा कोई कंटिनेंट नहीं है जिस समय वॉर जोन में ना हो। और ऑब्वियसली हमने अभी जिक्र किया कि ये दौर जो है इंटरडिपेंडेंसी का दौर है, हर युद्ध का प्रभाव हर कंट्री पर पड़ता है। अब रही बात भारत की पोजीशनिंग का है, तो भारत
इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सब मुद्दों के मध्य में भारत की पोजीशनिंग ये है कि सबसे पहले तो भारत एक नेशन फर्स्ट जो विचार है वो लेकर के आगे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो हमने दुनिया को एक मॉडल दिया है, दो तरीके के एक मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल है, एक फिलोसफिकल मॉडल है। मैं पहले फिलोसफिकल मॉडल की बात कर लूँ कि भारत कहता है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जैसे कोई चीज़ होती है, यदि स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है तो वो संप्रभु रहेगा। ये भारत इसकी वकालत करता है, और भारत इसका विरोध करता है कि कोई कंट्री जो है, कोई देश है, कोई राष्ट्र है, सेल परचेज के लिए नहीं होता है। ये पीस ऑफ लैंड मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, उसकी भावनाएं होती है, उसका भूगोल होता है, उसका इतिहास होता है। ये भारत की पोजीशनिंग है। इसलिए भारत की जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, वो यही होते हैं कि जो बड़े मुल्क हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, स्पेशली मैं अमेरिका की आज के डेट में बात करूं, तो वो छोटे राष्ट्र की सम्मान करें। हमने वेनेजुएला में यही बोला, हमने ईरान में भी यही बोलते हैं कि जो भी हो चल रहा है वो पीसफुली हो और डिप्लोमेसी से हो। तो फिलोसफिकली भारत हमेशा पोजीशनिंग किया है कि डायलॉग डिप्लोमेसी यही एक मैकेनिज्म है दुनिया में चलने का और चलाने का। ताकत की भाषा हो सकती है, ये सत्य है, इस पर मैं भी आता हूँ, लेकिन यदि ताकत की भी भाषा होगी तो भारत ताकत की भी भाषा को बताता है कि भारत के पास एक रिजिलियंट इकोनॉमी है, सप्लाई चेन सिस्टम का रोबस्ट मॉडल है, और 1.4 बिलियन जो आबादी है, ये भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का एक बहुत अच्छा बेहतरीन मॉडल बनने वाला है। तो कोई मुल्क भारत को इसलिए नज़रअंदाज न करे कि ये चौथी अर्थव्यवस्था है। ये वो अर्थव्यवस्था है जिसकी ग्रोथ रेट कंटिन्यूटी एक कंटिन्यूएशन है, जिसमें ये वो अर्थव्यवस्था है जो दुनिया से मुल्क से कन्फ्रंटेशन नहीं करता है, ये कोऑपरेशन करता है। ब्रिक्स में जाता है तो कॉर्पोरेशन की बात करता है, वहाँ चाइना जैसे डोमिनेंस की बात नहीं करता है। जब हमने एससीओ पर गए, तीनों मुल्क के जो बड़े राष्ट्र मोदी जी और शी जिनपिंग पुतिन साहब मिलते हैं, तो ये हाथ मिलाना ये दुनिया को एक नई दिशा की बात करता है। वो ट्रंप के जैसे व्याकुलता भारत में नहीं होती है, क्योंकि भारत का जो सामरिक उद्देश्य वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने को मजबूत करना है। एक जॉन मर्साइमर की थ्योरी है, वो ये कहती है कि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म टू एक्सपैंड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। यानी कि इस एनार्कियल ऑर्डर में, अराजकतावादी समाज में हमें कौन रक्षा करेगा? दुनिया का कोई मुल्क किसी की रक्षा नहीं करेगा। ये मैं आपके इस मंच से कहता हूँ कि जब भी बात होती है कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा तो क्या रूस चीन आएगा, वेनेजुएला पर करेगा तो क्या रूस चीन आएगा, ग्रीनलैंड पर करेगा तो क्या फ्रांस जर्मनी सपोर्ट करेगा। तो ये जो बाइनरी दुनिया में चल रही ये फिलॉसफी अब ख़त्म होने वाली है। कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ रक्षा करेगा उस देश की खुद की ताकत। अब सवाल उठता है कि खुद की ताकत रातों रात कैसे बन सकती है? ये अगला सवाल है। छोटे छोटे जो देश है वो कैसे रातों रात खुद की ताकत बन सकते हैं? मुझे लगता है छोटे देशों को अपने जो लीडरशिप है उस पर, और अपने जो संसाधन है उस पर, और जो बड़े राष्ट्र हैं उनसे लड़ने की क्षमता कहीं नहीं। जैसे ग्रीनलैंड का हाल देखिए, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जब अमेरिका अटैक करने का सोचेगा तब तक हम अटैक करेंगे। उसकी इच्छा शक्ति तो मजबूत है, फिर देखा जाएगा इतिहास में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि भारत की पोजीशनिंग फिलोसफिकली हमने क्लियर कर दिया है। अब देखिए कि जब पुतिन अभी जब आए थे भारत दौरे पर, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब उनकी मीटिंग हुई, उसमें पहला वाक्य ही यही था कि रशिया यूक्रेन वॉर का हम डायलॉग से सोल्यूशन चाहते हैं। पुतिन साहब को बात बुरी लगती है। समरकंद में जब मिलते हैं तो चीन और रूस दूर कहते हैं कि हमारी जो भाईचारा है हमारा है वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। भारत कहता है ये पार्टनरशिप का हम सवाल नहीं करते, हम भाईचारा की बात, ये हमारी सामरिक भाईचारा है। और सामरिक भाईचारा यही होती है कि यदि रूस का ऑयल टैंकर अमेरिका ध्वस्त करेगा तो रातों रात भारत भी जवाब देगा। और वही जवाब है कि ट्रंप को ये जवाब मिला कि देखिए ट्रंप, ये 19वीं सदी का ग्रेट पावर पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी जो सामरिक हित हैं, तुम्हारी जो दीवारें हैं, भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यदि हम तुम्हारे बायर नहीं बनेंगे तो तुम रातों रात खत्म हो जाओगे। इसीलिए
बायर बनना भी कि हमारी एक ताकत हो सकती है। आज यही फड़फड़ाहट है। उसने तेल तो कब्जा कर लिया, उसने परचेस तो कर लिया, बायर तुम्हें कहाँ से मिलेगा? और भारत कहता है, याद रखना, भारत कोई कॉस्मेटिक बायर नहीं है। भारत बायर वहाँ बनेगा जहाँ पर भारत की इतनी आबादी का एनर्जी सिक्योरिटी मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस से मिल सकेगा। कंक्लूजन यदि मैं कहूँ तो भारत बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी क्षमता को लेकर के और अपने दर्शन को लेकर के, दोनों को लेकर के। और यही कारण है कि इस डिवाइडेड ग्लोबल ऑर्डर में, इस पूरे फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया का हर राष्ट्र जब परेशान होता है, अभी अभी डेनमार्क ने कहा है कि भारत बीच में आए, हमें बचा ले। जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं, पुतिन हमसे चाहते हैं कि सामने आए, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है अमेरिका का रूप। अब दुनिया भारत का रूप यही देखना चाहती है कि संवाद, सहयोग और डायलॉग। लेकिन संवाद के पीछे ये हमारी कमजोरी नहीं है। संवाद वहीं करेंगे जहां हमारे हित सुरक्षित रहेंगे। और अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा। 2022 में आदरणीय विदेश मंत्री जी स्लोवाकिया गए थे, उनसे एक सवाल पूछा गया था। स्पेशली ये जो यूरोसेंट्रिक ऑर्डर है, ये बहुत बात से सवाल करता है कि आप कहाँ खड़े हो। भारत हमेशा बोलता है कि हमसे ये मत पूछे कि हम कहाँ खड़े हैं, सबसे पहले तो हम कहाँ खड़े हैं, भारत की जनता के लिए खड़े हैं, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए खड़े हैं। लेकिन यदि आप पोजिशनिंग ही पूछते हो, सो इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन चॉइस। और चॉइस कौन कर सकता है? ताकतवर कर सकता है। यदि आज हम कंटिन्यू 4 साल से रशियन ऑयल ले रहे हैं तो ये हमारी ताकत की पहचान है कि हमने अमेरिका के सारी चिंताओं को, सारे दबाव को किनारे रखा, 50% का टैरिफ को झेला और आज भी कहा कि रेड लाइन से, डेड लाइन से भारत का ट्रेड डील नहीं हो सकती है। भारत की ट्रेड डील होगी 1.4 बिलियन आवाम के हित को लेकर। मुझे लगता है आज भारत इस पूरी बदलती हुई ग्लोबल ऑर्डर में बहुत अच्छे स्थान पर और आगे हम लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी के पक्ष में नहीं है। वो अपना फैसला अपने हितों के आधार पर लेता है और इस बात का साहस उसमें है। थोड़ा कुछ 1 साल पहले जाएंगे तो इमरान खान जब सत्ता से बेदखल किए गए थे 2022 में, तो पाकिस्तान के भीतर घूम घूम करके लोगों को रैलियों में बड़े से प्रोजेक्टर पर हिंदुस्तान के बयान दिखाते थे कि ये देखो, ये देश है जो अमेरिका के दबाव के बावजूद तेल ले रहा है रूस से और सीना ठोक के कह रहा है। हिंदुस्तान का जो पूरा इंटरनेशनल अप्रोच है या हमारी जो डिप्लोमेसी है, उसने साबित किया है कि ये डिप्लोमेसी इंडिया के इंटरेस्ट में है, इंडियन पीपल के इंटरेस्ट में है। हम किसी के कहे में, किसी के डर में, किसी के दबाव में, किसी के आतंक में कभी भी अपने हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर मोदी ने फ़ोन कर दिया होता तो ये टैरिफ का बवाल नहीं आया होता। यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और ये जो आइडेंटिटी होती है वो धीरे धीरे बनती है, लेकिन वो बहुत मजबूत बन जाती है। आज की तारीख में अमेरिका ने, खासकर ट्रंप ने, दुनिया को एक तरीके से बहुत तरह की बेचैनियों में डाल दिया। उथल पुथल से हालात हैं, वो क्यूबा को लेकर के हो, ईरान के ऊपर हो, ग्रीनलैंड पे हो, वेनेजुएला उन्होंने कब्जा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो भी माइंडसेट है, क्योंकि ये कोई सामान्य आदमी तो नहीं करेगा कि आते आते वो ऐसा कर दे, लेकिन उस माइंडसेट से और डोनाल्ड ट्रंप के अगले 3 साल तक प्रेसिडेंट रहते रहते दुनिया किन किन तरह के ख़तरों में आ सकती है और उसका नतीजा क्या हो सकता है, जो आशंकाएं हो सकती हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज के डेट में ट्रंप के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं। 2 तरीके की बातें हैं यदि हम अमेरिका को, स्पेशली ट्रंप की बात करें तो। एक तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा हमें इस पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो नई बात है अमेरिका की हिस्ट्री में। ये फ्लेवर चेंज है, टोन चेंज है, अदरवाइज कंटिन्यूएशन है। यदि आप देखेंगे, मैं आपको बहुत अतीत में नहीं लेने जाना चाहूँगा। मैं यदि थोड़ा 2 दशक पहले की बात कर लूँ तो रिजीम चेंज करना और वहाँ के रिसोर्सेस पर अपना कंट्रोल करके उसको यूटिलाइज करना, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है। और यदि मैं आपसे बताया कि 2 दशक की बात कर लूँ, आप इराक में देखिए, वही ईरान इराक लड़ रहे थे। कौन लड़ा रहा था? पूरा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन लड़ा रहा था। पूरा इतिहास आप उठा के देखिए।
और उसी बाद में सद्दाम हुसैन को इसलिए मारा गया कि मास वेपन, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपके यहाँ हैं, आपको हम मार देंगे। क्यों? इराक के पास तेल है। ईरान 1989 से लगातार आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ईरानी जनता के साथ हम हैं। आप न्यूयॉर्क की जनता के साथ क्यों नहीं हो? आप जो है लॉस एंजल्स की जनता के साथ क्यों नहीं हो? आप वाशिंगटन डीसी में जो 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 चल रहा है, जो विरोध हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, उनके साथ क्यों नहीं हो? आप होते कौन हो? दूसरे की जनता को प्रोटेक्ट करने वाले। तो पहली बात यह है कि रिजीम चेंज करना, फिर वहाँ के ऑयल पर कंट्रोल करना, फिर ऑयल कौन खरीदेगा उस पर दबाव बनाना। देखिए 3 तरीके के मैकेनिज्म है। सबसे पहले कि हमने ठेका ले रखा है कि आपकी जनता को हम देखेंगे, वो उनका कॉस्मेटिक कमोडिटी क्या है? ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी। ये उनके जेब में रहता है कि सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी का एक फ्लैग उठाएंगे और इसको कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वायलेशन हो रहा है। फिर रिजीम चेंज करेंगे, जो वहाँ का अपोजिशन है उसको अपने यहाँ शरण देगा। रजा पहलवी कौन है? 1989 के बाद कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका में रह रहे हैं। अचानक रातों रात खमैनी के खिलाफ हो जाता है और रातों रात कहते हैं क्यों? क्योंकि ईरान, ये सबको हमारे भारतीयों को समझना पड़ेगा, ईरान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ऑयल ईरान से भी लेते हैं, ठीक है ना। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान उतना ही इम्पोर्टेंट है, हमारे ट्रेड रूट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका के हर उस कोशिश को हमें अच्छी पैनी नज़र रखनी होगी और थोड़ा सतर्कता से हमें आगे होना ईरान के पर। तो ये की हो गया। दूसरा मैं आता हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया कि रिजिम चेंज करके आप बांग्लादेश पर आ जाता हूँ मैं। बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड, वो बाइडेन ने कहा मुझे चाहिए, शेख हसीना ने कहा ये वो बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं है कि आपने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड मुझे चाहिए, नहीं देंगे हम आपको। तो उन्होंने क्या किया बांग्लादेश में, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। और आज बांग्लादेश में कौन बैठा है? तो अमेरिकन जो डीप स्टेट है, ये आज ट्रंप का नई चाल नहीं है, ट्रंप की नई बात नहीं है। ट्रंप ने उस वॉल्यूम को, उस आवाज़ को तेज कर दिया। जो आवाज़ बाइडेन डेमोक्रेट्स धीरे आवाज़ में काम करते थे, बांग्लादेश से लेकर के, नेपाल से लेकर के, श्रीलंका से देख, जनजी कैसे हुआ? जनजी अचानक हो गया। जनजी कहीं भी हो सकता है, लेकिन थैंक्स गॉड कि हर देश नेपाल नहीं होता है। आप समझिए, भारत नेपाल नहीं है। जब नेपाल में जनजी हो रहा था तो बहुत लोग खुश हो रहे थे कि भारत में जनजी हो जाएगा। इनको ये नहीं मालूम कि भारत की जड़ें कितनी मजबूत हैं। यहाँ अपने इंस्टीट्यूशन पर कितना भरोसा है, हमारे अपनी लीडरशिप पर भरोसा है, हम अपने कंट्री के डीएनए पर भरोसा है। जेएनजी यहाँ नहीं हो सकता। वो कौन करा रहा है जेएनजी? ये अमेरिकन डीप स्टेट करा रहा है। और कहाँ करा रहा है? भारत के चारों तरफ करा रहा है। मैंने बताया म्यांमार, कंबोडिया की लड़ाई कौन कराता है? डीप स्टेट कराता है। श्रीलंका पर कौन आया? अमेरिका आया। तो आप जब ये कहते हैं कि ट्रंप को कैसे देखते हैं, तो ट्रंप इज ए कंटिन्यूएशन। सबसे पहले मेरी राय में कि ट्रंप कंटिन्यूएशन है। हाँ, उसकी आक्रामकता जो है ये उसका इलेक्टोरल मैंडेट है। जब वो शख्स गोली यहाँ से यहाँ कह सकता है कि मार दो मेरी गोली ताकि थोड़ा ब्लड आ जाएगा, इसी से मैं इलेक्शन जीत लूँगा। आप देखिए अमेरिका, चूँकि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था उस इलेक्शन को, उस घटना के बाद अमेरिकन इलेक्टोरल जो ग्राउंड था वो बदल गया। वो बहुत बड़ा ड्रामेटिक इंसान है, बहुत नाटकी है। उसको नहीं फर्क पड़ता है कि तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ कहा है। उसने कहा आज कि नाउ आई एम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। किसने बनाया आपको? तो किसी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं कहता है। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है कि सॉवरेनिटी पर अटैक नहीं करेंगे। वो कहता है कि 63-64 ऑर्गेनाइजेशन से मैं बाहर, आपके उस हर संस्था से, इंस्टीट्यूशन से मैं बाहर हूं जो मेरी आक्रामकता, मेरी कॉलोनिज्म, मेरे साम्राज्यवाद को रोकेगी। अब ये तो अमेरिका है। अब दूसरी तरफ दुनिया कहाँ खड़ी है? अब दुनिया को इससे बचना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के लिए भी कहता हूं कि भारत को अमेरिका से डील करते समय हमें संयम वाली भाषा को नहीं बरतनी चाहिए। जैसे कि इस समय हमें जवाब देना चाहिए जैसे कि हम दे रहे हैं जवाब। आप देखिए अगस्त 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम अपने किसानों और डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे मित्र जो हैं ऑयल इंडस्ट्री चलाने वाले हो सकते हैं, टॉप फार्मर हो सकते हैं, और तुम ट्रंप फर्स्ट भी ला सकते हो, लेकिन भारत का किसान तुम्हारे इस सौदेबाजी में नहीं आ सकता है।
हम इसकी जिम्मेदारी रखते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका एक एक कंट्री को जिस तरीके से रौंद रहा है, वहाँ की सॉवरेनिटी को, वहाँ की लीडरशिप को, और एक भयावह पिछले 75 सालों के सारे समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो आप देखिए, नाटो वर्सेस नाटो हो गया। डेनमार्क ने कहा आर्टिकल 5, अमेरिका कहा आई डोंट नो व्हाट डज मीन ऑफ द आर्टिकल 5। जब मैंने कह दिया कि मुझे सिर्फ अमेरिका फर्स्ट में भी ट्रंप फर्स्ट में भी मुझे पीटर नवारो, अब पीटर नवारो कौन है, लिंडसे ग्राहम कौन है, जेडी वैंस कौन है, ये सारे फांसीवादी लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं, ये सारे हिटलर माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन हिटलर की भी जमीन गिरी है, हिटलर को भी किसी ने रोका है, और वो सोवियत यूनियन रोका था। मुझे लगता ये भी रुकेगा आने वाले टाइम में। कई तरह के युद्ध हो रहे हैं और संदीप जी जिस तरीके से आपके सामने अपनी बातें रख रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव है कि आप अपना डेयरी का पूरा बाज़ार खोलिए हमारी कंपनियों के लिए, जीएम सीड्स के लिए हमारी कंपनियों के लिए अपना बाज़ार खोलिए। हिंदुस्तान को लगता है यह खोल देने से हमारे लोगों के हाथ से रोज़गार तो जाएगा ही, यहाँ एक अलग तरह का संक्रमण संकट भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार अमेरिका के उन तरह की शर्तों पर अपने आप को राज़ी नहीं कर रही है और सीधे सीधे ना कर रही है। एक टकराव चल रहा है, उस टकराव से हिंदुस्तान के कारोबार को नुकसान है, लेकिन लंबे समय के लिए हिंदुस्तान की जो इमेज दुनिया की डिप्लोमेसी में बन रही है वो बहुत मजबूत देश की बन रही है, जो अपनी शर्तों पर ही दुनिया के साथ चलता है। लेकिन अभी ट्रम्प एरा है, इतिहास जब भी लिखा जाएगा, यह जो ट्रम्प एरा 4 साल का होगा, ये कई तरह की संकट, विभीषिकाओं, युद्धों, मानवीय संकटों, त्रासदियों से भरा होगा, जैसा अभी लग रहा है। वो आप क्यूबा पर मार्को रूबियो जो उनके अपने मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि ये वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अभी वेनेजुएला एक देश है जिसके प्रेसिडेंट को आपने अपने यहाँ कब्जे में कर लिया, बंधक बना लिया, किडनैप कर लिया है। ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता केस है। ग्रीनलैंड वो नेटो कंट्रीज़ में एक डेनमार्क है, उसका इलाका है। मोटे तौर पे ग्रीनलैंड एक देश है, लेकिन उसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ये दोनों डेनमार्क देखता है। लाजमी है कि डेनमार्क की जिम्मेदारी है। डेनमार्क के साथ बाकी यूरोपीय देश खड़े हैं नेटो के, और ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ आकर के बैठेंगे। तो यह जो तेल की लड़ाई संदीप जी कह रहे हैं, चाहे वो कुवैत का युद्ध रहा हो, या फिर इराक पर हमला रहा हो, या आज की तारीख में वेनेजुएला के ज़रिए अमेरिका अपने जो हित साध रहा है, यह सब जो है दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेस के दोहन का मामला है, अपने आप को ताकतवर करने का और दुनिया के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा लादने का। और अब वो दौर, जन संदीप जी कह रहे हैं, अब वो दौर नहीं है कि आप किसी को भी धमका करके, दबा करके अपना काम निकाल लेंगे। दुनिया अब तैयार भी है और मजबूत भी है, इसलिए संकट और ख़तरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। संदीप जी आप आए हैं और आपने कम से कम खुल करके कई बातें मेरी टीम से शेयर की हैं। आने वाला वक्त मुझे भी लगता है कई तरह के सवालों से भरा होगा, कई तरह के संकटों से भरा होगा। और एक बात जो आपने कही है, मैं उसको दोहरा देना चाहता हूँ कि ट्रंप के ज़रिए जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये दिख रहा है। उसके पहले भी जो अमेरिकी फ़िलॉसफी रही है दुनिया पर राज करने का, कमोबेश ऐसी ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस वो एक रास्ता बदल गया था, ये रास्ता कुछ दूसरा है। पहले से जो रास्ते चलते रहते हैं वो चुपचाप के रास्ते थे, और अब वो दिखते हैं। लेकिन वो दुनिया को डराने, धमकाने और दुनिया का मुख्तार बनने की जो नीति है वो पुरानी है और चलती रही है। अब ख़तरे बढ़ रहे हैं और चुनौतियाँ बढ़ी हुई हैं। फ़िलहाल आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।